अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। नाज़रीन, आज की सबसे एक अफ़सोसनाक ख़बर से मैं बात करना शुरू करूँगी। भारत और अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिलकर एक यलगार शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकश धमाके से 12 अफ़राद शहीद और 24 ज़ख्मी हो गए हैं। मीडिया के मुताबिक धमाका दोपहर तकरीबन 12:30 बजे इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में कचहरी के नज़दीक हुआ, जिसकी आवाज़ दूर-दूर तक सुनी गई और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाका खुदकुश था और जैव कुआँ से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर भी मिल गया है। धमाके के नतीजे में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं और शहादतें हुई हैं। ज़ख्मियों में वुकला है, साइलीन भी शामिल है। पुलिस ज़राए का बताना है कि कचहरी के बाहर धमाके में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफ़गान तालिबान की प्रॉक्सी फितनतुल ख़वारिज मुलव्विस है इसमें। और यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि ये धमाका दिल्ली में होने वाले फॉल्स फ्लैग धमाके के अगले रोज हुआ है, जिसका इल्जाम भारतीय मीडिया की जानिब से बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, जबकि इब्तदाई तफ्तीश में ऐसा कोई अंसर सामने ही नहीं आया। कल भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब एक धमाका हुआ था, जिसमें 10 से जायद अफराद हलाक हुए और कमोबेश 24 जख्मी हुए। नो डाउट कि ये भी एक अफसोसनाक वाकया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब एक गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके बायस 6 गाड़ियों और 3 रक्षों में आग लग गई है। धमाके की नोयत फौरी तौर पर तो मालूम नहीं हो सकी कि आया ये सिलेंडर धमाका था या कोई तकरीबी कार्रवाई, और ना ही इस हवाले से कोई हतमी रिपोर्ट सामने आई है। मगर भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह सीधा इल्जाम मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर डालना शुरू कर दिया है, वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे पहलगाम में हुआ था। नई दिल्ली धमाके के एनी शाहिद धर्मिंदर के मुताबिक जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसके अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। इसके अलावा दीगर लोग बाहर हलाक और जख्मी हुए हैं। एनी शाहिद ने बताया कि मुतासरा गाड़ी जो है वो सफ़ेद रंग की थी और जिसकी नंबर प्लेट जो है वो हरियाणा की थी, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह और गूदी मीडिया ने इससे जो है ना हुंडई i20 करार दे दिया है। एनी शाहिद ने दावा किया है कि गाड़ी के मुबैना मालिक का नाम नदीम था, जबकि सोशल मीडिया ट्रोलर्स इसे सलमान और गूदी मीडिया इसे तारिक बता रहा है। शिवसेना के लीडर की अगर मैं बात करूं, उद्धव ठाकरे ने उसने दिल्ली धमाकों को मशकूक करार देते हुए कहा है कि बिहार में अपनी पार्टी की शिकस्त देखने के बाद मोदी साफ तौर पर कोई नया ड्रामा रचाने की मंसूबाबंदी कर रहा है ताकि अवाम को गुमराह करे और इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दे। कांग्रेस पार्टी के जो है एमएलए एचडी रागनाथ ने उन्होंने भी दिल्ली कार धमाके की तहकीकात पर मोदी हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया है। रागनाथ ने कहा है कि जी कार में सीएनजी सिलेंडर धमाके की जगह पर वजीर दाखिला का दौरा गैर मुतवक्के था। उन्होंने ये भी कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट की बाकियात की तहकीकात गलत तरीके से की गई क्योंकि इस इलाके को सील नहीं किया गया था। रागनाथ ने यह भी सवाल उठाया कि जब दिल्ली में सीसीटीवी की वसी निगरानी है तो फिर कई घंटे बाद भी कार से मुताल्लिक मालूमात जारी क्यों नहीं की गई। मोदी सरकार वाकये की तहकीकात के हवाले से जो है ना वो असल हकाइक सामने लाए। अपोजिशन एक्टिविस्ट जो है मोहित चौहान, उन्होंने भी मजीद सवालात किए। उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं जो हम भी कहते हैं कि जनाब उड़ी अटैक हुआ तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कारगिल अटैक हुआ तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पुलवामा अटैक हुआ तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ना सिर्फ ये बल्कि अमरनाथ अटैक की बात कर लें, पठानकोट अटैक की बात कर लें, फिर आप पार्लियामेंट अटैक की बात कर लें, फिर अक्षरधम अटैक की बात कर लें, कंधार IC 814 हाईजैक जो हुआ था उसमें भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। कश्मीरी हिंदू जो का जो ये मामला हुआ था उसमें भी बीजेपी गवर्नमेंट थी। पहलगाम टेररिस्ट अटैक इस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उसने इत्तेफाक देखे कि अब रेड फोर्ट जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या ये लाल किले में इस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। फिर अकाउंटेबिलिटी किस पे आएगी? ये सब वाकयात जो है बीजेपी हुकूमत के दौरान हुए, तो एहतसाब कहाँ हुआ? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि दिल्ली धमाके के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा और एजेंसियां इस मामले की तह तक जाएंगी और धमाके की साजिश में शामिल अफराद को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मोदी भूटान के दौरे पर है। वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा है कि जी मैं भारी मन से भूटान आया हूं, मुल्क मुतासरीन के साथ खड़ा है। धमाके के बाद सारी रात तफ्तीशी एजेंसियों के साथ रहा और इस हवाले से बातचीत होती रही। नाकदीन भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली धमाके के बाद मोदी के जो दौरा है भूटान पर,
करने की क्या ज़रूरत थी? उस पे भी बड़ी शदीद तनकीद करते हुए वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे किसी मौके पर साबिक वज़ीर-आज़म मनमोहन सिंह मुल्क से बाहर गए होते, तो यही बीजेपी ने उन्हें उधेड़ कर रख देना था। वैसे भी जब मोदी दौरा अमेरिका मनसूख कर सकते हैं, ट्रंप के डर से आसियान समिट में भी शिरकत रोक सकते हैं, तो भूटान जाने की क्या ज़रूरत थी? उसको भी डिले कर देते। भारतीय क़यादत के अक्टूबर ta नवंबर के मुसलसल बयानात एक वाज़ेह आप देखें तो एक पैटर्न ज़ाहिर करते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक जारयाना जंगी बयानिए और इश्तियाल अंगेज़ी का अकास है। भारतीय आला हुकाम बशमूल वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल अगर आप उनकी बात करें, फिर एयर चीफ मार्शल की बात करें, अमरप्रीत सिंह के बयानात से साफ नज़र आता है कि भारत पर तो एक जंगी जुनून सवार है और वो कशीदगी को हवा देने की घटिया नीयत रखता है। अगर आप देखें 22 सितंबर 2025 तो भारतीय वज़ीर दिफ़ा यही राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर का मसला दोबारा छेड़ते हुए ऐलान किया था कि पाकिस्तानी कश्मीर खुद ब खुद हमारा हो जाएगा, हमें हमला करके कब्जा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर हम 2 अक्टूबर 2025 को देखें तो यही गुजरात के भुज इलाके में फौजी दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने मजीद इश्तियाल अंगेज लहजा अपनाया और कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो जी जवाब ऐसा देंगे कि तारीख और जोग्राफिया दोनों बदल जाएंगे। फिर 3 अक्टूबर 2025 को उन्होंने कहा जी फौजी और सफारती सतह पर मरबूत बयानात हमारे सामने आए। फौज के सरबराह जो है उनके जनरल उपेंद्र देवदी शायद उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देंगे, जनाब अब जब्त की पॉलिसी नहीं रहेगी। उनके जो फिर फिजाइया के जो सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह उन्होंने भी दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे F-16 और GF-17 मार गिराए थे। हालांकि इस दावे का कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया। उसी दिन भारतीय वजारत खारजा ने भी बयान दिया कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान के जुल्म का नतीजा है और ये जो आज़ाद कश्मीर है ये बिलाशुबा भारतीय इलाका है। फिर 5 नवंबर 2025 को इसी भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सितंबर से दरअंदाजी और ड्रोन सरगर्मी में इजाफा हुआ है। साबिक SSG एहलकारों की वापसी के साथ BAT यूनिट्स की तैनाती हुई। फिर अक्टूबर 2025 में ISI और शिद्दत पसंद ग्रोहों की मुलाकातें और फिर मंशियात और दहशतगर्दी के नेटवर्क्स की तोसी हुई और ये दावे बगैर सबूत के भारतीय जहरियत को जवाब फराहम करने की कोशिश थे। फिर 10 नवंबर 2025 पहले ही से तैयार कर दे मंसूबे के तहत भारतीय हुकाम ने अचानक कश्मीरियों को हरासा करना शुरू किया और फिर ऐलान किया जनाब के उन्होंने कि जी कश्मीर हरियाणा यूपी मॉड्यूल से कोई 2900 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया है। फिर अचानक उसी रात दिल्ली के लाल किले के करीब धमाका हो गया जिसका इल्जाम भी भारतीय मीडिया ने बगैर सबूत के एज यूजुअल पाकिस्तान पर लगा डाला। इन वाकयात के वक्त और तरतीब से और इस पूरे पैटर्न को जो मैंने आपके बयानात आपके सामने रखे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ये सब एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुआ है। इन इक़दामात के कई मकासद थे, बिहार के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना, फिर ब्लूमबर्ग की दस्तावेजी रिपोर्ट से दुनिया की तवज्जो हटाना, फिर जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत के बैनुल-अक़वामी टारगेट किलिंग नेटवर्क को बेनकाब किया गया था, कश्मीर में जबर और पाबंदियों को जवाब फराहम करना, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाली जो सुबकी है उसका बदला लेने के लिए भी तसादुम का बहाना तराशा गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए भी ये सारा प्रोपेगेंडा और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। वहीं पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमने देखा है कि वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले की कोशिश की, 2 शिद्दत पसंद हलाक हो चुके हैं। ISPR का कहना है कि 10 नवंबर को एक घिनौनी और बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाई में शिद्दत पसंदों ने जनूबी वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया और ISPR के मुताबिक हमलावरों ने अंदर आने की कोशिश की, ताहम उनके मजमूम इन अज़ाइम को फौजियों के चौकस और पुरअज़म रद्द-ए-अमल ने तेजी से नाकाम बना दिया। हमलावरों ने अपनी मायूसी में धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को मेन गेट पर टक्कर मार दी और जिसके नतीजे में मेन गेट टूट गया और फिर मुल्हका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको भी नुकसान पहुंचा। फौजियों ने दरअंदाजों को दुरुस्तगी के साथ मशगूल किया जिससे 2 शिद्दत पसंद हलाक हो गए, ताहम 3 शिद्दत पसंद जो है वो कॉलेज के इहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गए, जिन्हें कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में घेरे ले लिया गया है और ISPR के मुताबिक इन शिद्दत पसंदों ने एक बार फिर
2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई को दोहराने की कोशिश की है। कॉलेज के अहाते में छुपे शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में अपने आकाओं और हैंडलर से राब्ते भी हैं। वो मुसलसल वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ राब्ते में और वहां से वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। अफगानिस्तान से खवारिज की तरफ से की जाने वाली जो बर्बरियत की ये खुली कार्रवाई तालिबान रजीम के उन दावों के बरक्स है जिनके मुताबिक इन दहशतगर्द गिरोह की अफगान सरजमीन पर जनाब कोई मौजूदगी ही नहीं है। ISPR ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंदों और उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि अफगानिस्तान को समझना पड़ेगा कि दहशतगर्दों की हमायत से अमन हासिल नहीं होगा। इस्लामाबाद में जो बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स का कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने यही कहा है कि पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया है। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई रवाबत और तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। गुज़श्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए जिनका ठोस और फैसला कुन जवाब भी दे दिया गया। वो टारगेटेड ऑपरेशंस भी किए गए। अफगानिस्तान को ये समझना होगा कि ये जो कालादम TTP की जो हमायत है इससे उनको कोई अमन हासिल नहीं होगा। वहीं अगर हम पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात की बात करें तो ये भी बड़े गर्म है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुर्तियां जारी हैं और हमने देखा कि कल सेनेट से भी वो अप्रूव हो गई और अब कौमी असम्बली से भी हो गई है। मगर इस सब में जो अहम बात यह है कि अदलिया में से जजेस ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को लिखे खत में कहा है कि अदलिया मुतहद ना हुई तो आज़ादी और फैसले मुतासर होंगे, जबकि तारीख खामोश रहने वालों को नहीं, आइन की सरबुलंदी के लिए खड़े होने वालों को याद रखती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को लिखे खत में यह भी कहा है कि बतौर अदलिया सरबराह फौरी तौर पर आप एग्जेक्टिव से राब्ता करें और वाजे करें कि आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। जबकि खत में यह भी कहा गया है कि आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। मजीद उन्होंने ये भी देखा है हमने कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जज अतर मिनल्ला ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को एक पुरजोर खत लिखा है जिसमें अदलिया को लाहक खतरात पर गौर के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की दरख्वास्त की गई है और साथ ही उस अमर पर अफसोस का इजहार भी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को बाज़ औक़ात अवाम की राय दबाने के लिए गैर मुंतखब इशराफिया के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। 7 सफ़ात पर यह मुश्तमिल खत में उन्होंने मजीद कहा है कि ये खत वो ये आइन के एहतराम और एक संजीदा फरीज़े के तौर पर लिख रहे हैं ताकि आइंदा नस्लों के लिए रिकॉर्ड रहे कि उनकी तकदीर किस तरह अदालत उज़्मा की संगे मरमर की दीवारों के पीछे तय की जा रही है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि ये खत हालिया वाक़यात के पेश नज़र लिखा जा रहा है जिन्होंने अवाम के अदलिया पर एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया है और अदलिया ने ताकत के सामने झुककर अवाम के हक में फैसले देने में नाकामी दिखाई है। और मजीद उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की मिसाल देते हुए कि ये अवाम के एतमाद और हमारे हल्फ के साथ सबसे बड़ी और नाकाबिले माफ़ी खियानत थी। मजीद उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को गैर मुंतखब अनासिर ने हरासा किया, नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी को हरासा किया गया। ये उस रुझान का तसलसल है कि जिसमें जब भी कोई गैर मुंतखब अशराफिया के मफादात को खतरा लाक हुआ, अवाम की राय को दबाया गया। मजीद उन्होंने जनाब ये भी कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इसी सिलसिले का शिकार बने हैं और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान भी इसी दबाव के तसलसल का निशाना बन रहे हैं। इसके अलावा भी हमने देखा कि साबिक जजेस और नामवर वकला ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से मुतालबा किया है कि वो 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए फुल कोर्ट इजलास तलब करें। तफसीलात के मुताबिक सीनियर वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से तहरीर करदा खत 9 नवंबर को लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, साबिक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड नदीम अख्तर और दीगर 9 नामवर वकला ने इस पर दस्तखत किए और इसकी तौसीक की है। तो जनाब ये सारी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से था और हमने देखा कि कल सेनेट में भी 2 वोट्स की कमी थी और वो JUI फे और PTI के एक रुकन ने वो वोट देकर पूरी कर ली और अब जिन्होंने वोट दिया था JUI की तरफ से अहमद खान साहब को, उसको जो है वो JUI ने सेनेटरशिप उनसे ले ली है, जबकि जो दूसरे PTI के जो रुकन है उन्होंने वैसे ही इस्तीफा दे दिया है। जनाब तो
یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھ لیں، ٹیکنیکلی کہیں تو ہماری جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ منظور ہو چکی ہوئی ہے، اب یہ گزٹ میں جائے گی اور پھر پریزیڈنٹ صاحب اس پہ سائن کریں گے اور گزٹ میں جائے گی اور پھر یہ آئین کا حصہ بن جائے گی. تو یہ تھی ساری آج کی ڈیولپمنٹس. آئی ہوپ آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا. لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں. اللہ حافظ.